Hello everyone, myself Ashwara Sharma, and in this lecture, I will explain the emergency provisions that are provided under part number 18 of Constitution. ये जो provisions है ये आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक एक्सप्लेन्ड है. हमारे जो बेयर एक्ट के प्रोविजंस हैं उनमें आने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ कि एक्चुअली होती क्या है इमरजेंसी, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. तो मेनली इमरजेंसी एक ऐसा प्रोविज़न है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल से यूनिटरी में चेंज कर देता है. तो फेडरल क्या होता है, फेडरल पॉलिटी या फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है. तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है जहाँ पे क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. पर यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सिर्फ वही होती है. और अगर स्टेट गवर्नमेंट होती भी है तो स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट रोल प्ले करती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करती है. पर जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता. फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट हो सेंटर हो दोनों को ऑटोनॉमी दी हुई होती है और दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं. तो हमारी जो कंट्री है वो फेडरल पॉलिटी फॉलो करती है और इमरजेंसी एक ऐसा प्रोविज़न है जो इस फेडरल पॉलिटी को यूनिटरी में चेंज कर देता है. मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी पावर आ जाती है, कंप्लीट पावर आ जाती है कि वो जो स्टेट है वहाँ की लेजिस्लेचर हो गई, वहाँ की एग्जीक्यूटिव हो गई, उसे अपने अंडर लेकर काम कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं काइंड ऑफ. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. सबसे पहली होती है नेशनल इमरजेंसी. ये पूरे कंट्री में डिक्लेयर की जाती है एंड वैसे तो ये भी सम पार्ट ऑफ कंट्री के लिए डिक्लेयर की जा सकती है, पर ये पर्टिकुलरली स्टेट वाइज नहीं होती है. और स्टेट वाइज नहीं होने से ज़्यादा जो इसका मेन फीचर है वो फीचर ये होता है कि ये 3 रीजंस के कारण डिक्लेयर की जाती है, जो कि है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस एंड तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन. आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड है ये स्टार्टिंग से नहीं था. पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज़ होता था, पर क्योंकि हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978, उसके बाद ये वर्ड आर्म्ड रिबेलियन ऐड किया गया. क्यों ऐड किया गया विल सी. इसके बाद सेकंड होता है स्टेट इमरजेंसी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड स्टेट इमरजेंसी यूज़ नहीं करता. कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे. अब ये क्यों डिक्लेयर होता है, तो इसके पीछे एक रीज़न होता है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये रीज़न होता है फॉर डिक्लेयरिंग दी स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल. फिर थर्ड होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए डिक्लेयर किया जाता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी. तो जो बुक इंडियन पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत, इन दैट बुक बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया हुआ है नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, स्टेट क्या होती है, फाइनेंशियल क्या होती है. तो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम दैट ओनली. तो स्टार्टिंग विद दी नेशनल इमरजेंसी, सबसे पहला टॉपिक है ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन. सी, जो आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी हेडिंग है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स प्रोवाइडेड हैं जो लक्ष्मीकांत में टॉपिक के नाम पे दिए हुए हैं. जैसे ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन हो गया, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन हो गया, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन हो गया. यही सब हमारे आर्टिकल 352 में प्रोवाइड किया हुआ है. तो स्टार्टिंग विद ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, तो सबसे पहले कहता है प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन अ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी और कब कर सकते हैं, जब उन्हें लगता है कि कंट्री की सिक्योरिटी
थ्रेटन हो रही है बाय वॉर, बाय एक्सटर्नल एग्रेशन और बाय आर्म्ड रिबेलियन, इन 3 चीज़ों के कारण। अब इस पे नेक्स्ट दिया है कि इट मे बी नोटेड दैट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी even before the actual occurrence of war or external aggression or armed rebellion if he is satisfied that there is an imminent danger। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंट्री में वॉर स्टार्ट हो गया हो या फिर एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंस है वो आ गई हो या फिर आर्म्ड रिबेलियन चालू हो ही गया होगा। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसा होने वाला है, अगर इमिनेंट डेंजर भी फील होता है, इन दैट केस ऑल्सो प्रेसिडेंट हैज़ ऑल द पावर टू डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। Then the president can also issue different proclamations on ground of war, external aggression, armed rebellion or imminent danger। अब सपोज प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी एक प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर किया हुआ है, वो डिक्लेयर करने के बावजूद भी प्रेसिडेंट दूसरा प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। जस्ट ये इतना ही कहता है। और ये जो प्रोविज़न है दिस हैज़ बीन एडेड बाय 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। देन अब ये 2 टाइप्स बता रहा है कि हमारी नेशनल इमरजेंसी के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी जो कि डिक्लेयर किया जाता है इन द केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और एक होता है इंटरनल emergency which is declared on in the case of armed rebellion। अब a proclamation of national emergency may be applicable to the entire country or a part of it। ये मैंने पहले ही बताया था कि हम नेशनल इमरजेंसी को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि पूरे कंट्री के लिए वो इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। जैसे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है वो कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि प्रेसिडेंट किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी डिक्लेयर कर सकता है। ये बता रहा है फॉर अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ कंट्री। नेक्स्ट ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो ये जो आपका वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, बट द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1972 सब्सटीट्यूटेड द वर्ड आर्म रिबेलियन फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसे सब्सटीट्यूट कर दिया गया फॉर आर्म रिबेलियन। और ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट विच वॉज हेडेड बाय इंदिरा गांधी, उन्होंने ये वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज़ करके नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। और इस समय बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे जिस कारण से बाद में जब जनता गवर्नमेंट आई तो दे रियलाइज्ड कि ये जो वर्ड हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है दैट इज़ इंटरनल डिस्टर्बेंस, इट कैन बी मिसयूज्ड, इसीलिए इसे सब्सटीट्यूट करके आर्म्ड रिबेलियन रख दिया गया। लेकिन द प्रेसिडेंट कैन proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने मन से इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम वैसे भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ ओनली अ नॉमिनल हेड, वट एवर ही डू आफ्टर टेकिंग रिकमेंडेशन और एडवाइस ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि उन्हें रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट लेना इम्पॉर्टेंट होता है। अब इस पे भी एक चीज़ दी हुई है कि पहले ये जो एडवाइस थी वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ज़रूरी होती थी, बट आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को हटा के पूरी कैबिनेट की एडवाइस को कंपलसरी कर दिया गया। नेक्स्ट, द 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। लेकिन अगेन जो हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आ जाएं और उससे आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को इम्यून कर दे फ्रॉम दी जुडिशियल रिव्यू। तो उसके बाद फिर ये नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ गया। ऑल्सो जो मिनरेवा मिल्स केस हुआ था उस पर भी सेम बात की हुई थी।
नाउ नेक्स्ट कमिंग टू दी पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, ये भी आर्टिकल 352 में ही प्रोवाइडेड है। अब ऐसा नहीं होता है कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट और वो डिक्लेयर हो गई कंट्री में, ऐसा नहीं होता। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक अप्रूवल फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, और साथ ही साथ एक फिक्स समय, एक फिक्स टाइम फिक्स कर दिया गया है कि इतने समय के अंदर ही वो अप्रूवल लेना है, नहीं तो दैट इमरजेंसी विल जस्ट सीज टू एग्जिस्ट। तो द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू के 1 महीने के अंदर बोथ द हाउसेज को अप्रूव करना पड़ेगा। अर्लियर ये 2 month था, बट अगेन जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया उसने इसे 1 month कर दिया। अब नेक्स्ट कहता है कि सपोज ऐसी कॉन्टिजेंसी आ जाती है कि जहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 1 महीने के अंदर लोकसभा से अप्रूव कराया जा सके। तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रोविज़न प्रोवाइडेड है कि जब भी लोकसभा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, उस केस में रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद 30 डेज़ के अंदर लोकसभा को अप्रूव करना पड़ेगा द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months। ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ही ऐड किया, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हो गई तो जब तक उसे कोई प्रोक्लेमेशन पास करके रिवोक नहीं किया जाता था, उस समय तक वो एग्जिस्ट करती थी। बट अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये प्रोविज़न ऐड किया कि कोई भी नेशनल इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ 6 months तक रहेगी, और 6 महीने के बाद आपको उसे रीअप्रूव अगेन एंड अगेन करवाते रहना पड़ेगा। However, if the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 6 months without approving the further continuance of emergency, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved its continuation. सेम बात ये कह रहा है कि सपोज लोकसभा उस समय डिसॉल्व हो गई जिस समय ये 6 month वाला पीरियड है और रीअप्रूव कराना है, तो ऐसे केसेस में जब भी लोकसभा अगेन रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, उसके बाद 30 डेज़ के अंदर आपको रीअप्रूवल वाली जो चीज़ है वो करवानी पड़ेगी फ्रॉम दी लोकसभा। नेक्स्ट सेज कि एवरी रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट्स कंटिन्यूएंस मस्ट बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। अब नेक्स्ट ये बताता है कि ठीक है, आपको 1 महीने के अंदर तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव कराना है, पर आपको कैसे अप्रूव कराना है। अब अप्रूव कराने के तो 3 तरीके होते हैं, एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी, और थर्ड होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है स्पेशल मेजॉरिटी, और स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है ये सबसे मुश्किल वे होता है ऑफ अप्रूवल, क्योंकि यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। मतलब सबसे पहला जो रिक्वेस्ट है वो तो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, और प्रेजेंट होने के बाद सेकंड थिंग इज अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट और वोटिंग, और फिर उनमें 2/3 ऑफ द मेंबर जो प्रेजेंट है वोटिंग है उन्हें अप्रूव करना चाहिए, तब ये प्रोक्लेमेशन अप्रूव हो पाएगा। मेरे हिसाब से ये प्रोविज़न इसलिए ऐड किया गया था कि अगेन ये जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है इसका मिसयूज़ ना हो पाए, जैसे 1975 में किया गया था। दिस स्पेशल मेजॉरिटी प्रोविज़न वॉज अगेन इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके पहले सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता था। Now next is revocation of proclamation, which is again provided under Article 352. तो a proclamation of emergency may be revoked by President at any time by a subsequent proclamation. तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जो रिवोकेशन है ऑफ प्रोक्लेमेशन ये 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो प्रेसिडेंट खुद कर सकते हैं, दूसरी चीज़ लोकसभा कर सकती है। एंड कीप दिस इन योर माइंड, सिर्फ लोकसभा कर सकती है, यहाँ पे बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है।
A proclamation of emergency may be revoked by President at any time by a subsequent proclamation. Such a proclamation does not require the parliamentary approval. तो हमने जो पहला वे देखा टू रिवोक दी प्रोक्लेमेशन वो ये होता है कि प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं और उन्हें पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए. Further, the President must revoke a proclamation if the Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuation. ये मैंने सेकेंड वे बताया कि जहाँ पे लोक सभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि अब इस इमरजेंसी को रिवोक कर दो. ये प्रोविज़न भी अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ही ऐड किया गया था. The 44th Amendment Act of 1978 also provided that where 1/10 of total number of members of Lok Sabha give a written notice to the Speaker, a special sitting of the House should be held within 14 days from for the purpose of considering a resolution disapproving the continuance of a proclamation. तो ये कहता है कि 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोक सभा अगर स्पीकर ऑफ द हाउस को नोटिस देते हैं कि इस प्रोक्लेमेशन को हमें रिवोक करना है, तो ऐसे केस में 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दैट नोटिस स्पीकर को एक मीटिंग बिठानी पड़ेगी और वहाँ पे ये डिसाइड किया जाएगा कि रिवोक करना है कि रिवोक नहीं करना है. ये प्रोविज़न भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ही ऐड किया था. अब a resolution of disapproval is different from a resolution approving the continuation of a proclamation. तो सबसे पहले हमने देखा कि जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो उस केस में बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है. पर सेकंड हमने देखा कि जब भी हम रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन की बात करते हैं ऐसे केस में बोथ द हाउसेस का अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं होता है. तो यही मेन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कि आपको इनिशिएट करने के लिए दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए, दो हाउसेस का, पर आपको रिवोक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का चाहिए और वो भी लोकसभा खुद रिजोल्यूशन पास करेगी कि अब ये रिवोक करना है. नेक्स्ट है कि सबकी जो आपका इनिशिएट करने वाला होगा कि बोथ द हाउसेस के पास नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन भेजा कि अब इसे चालू करना है, कि अब इसे डिक्लेयर करना है. इस पे स्पेशल मेजॉरिटी लगती है. स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस से ये पास होना चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू दी रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इसमें सिंपल मेजॉरिटी सफिशिएंट होती है ऑफ लोकसभा, क्योंकि सिर्फ लोकसभा ही इसे रिवोक कर सकती है. तो यहाँ ख़त्म हो जाता है आर्टिकल 352. अब नेक्स्ट कमिंग टू आर्टिकल 353. आर्टिकल 353 जिसकी हेडिंग है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. आर्टिकल 353 है इफ़ेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. वही सेम हेडिंग यहाँ पे दी हुई है, पर हम इसे 3 पार्ट्स में रीड करेंगे. पहला है इफ़ेक्ट ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेकेंड है इफ़ेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली. अब जो थर्ड है विच इज़ इफ़ेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 358 एंड 359 में प्रोवाइडेड है, 353 में प्रोवाइडेड नहीं है. सो फर्स्ट कमिंग टू इफ़ेक्ट ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इस पे सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव, कि इनके एग्जीक्यूटिव रिलेशन में क्या होता है. तो ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग द मैनर इन विच इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इज़ टू बी एक्सरसाइज्ड. तो ये कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उन्हें ये एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाती है कि वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज करो. वैसे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ टॉपिक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दी हुई है कि इन टॉपिक्स पे आप जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे डायरेक्ट कर सकते हो कि आप अपने एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से एक्सरसाइज करो. पर जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो यहाँ पे एनी मैटर वर्ड जुड़ जाता है, जिसका मतलब है कि किसी भी मैटर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि आप इस तरीके से अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करो. Next, in normal times, the center can give executive direction to a state only on a specified matter, which I've already told. However, during a national emergency, the center becomes entitled to give executive direction to a state on any matter.
मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज़ नाउ अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट, कमिंग टू लेजिस्लेटिव. तो ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. अब हमें ये पता है कि लिस्ट वाला जो बाइफर्गेशन होता है वो ऐसा होता है कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए हैं 98 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है. फिर स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट की होती है. पर नेशनल इमरजेंसी के समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट प्रोवाइडेड हैं जिन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी, उन पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है. तो ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रोविजन है, ये समझ में भी आ गया. पर ये समझने के बाद वन क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड कि क्या अब उन टॉपिक्स पे, उन सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती? क्योंकि मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास तो थी पावर ऑलरेडी. तो इसका आंसर है येस, स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर लॉ बना सकती है. यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की केस में स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं किया जाता है. स्टेट गवर्नमेंट भी उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, बट इन द केस ऑफ ओवरलैपिंग या in the case of any dispute between the law that is made by the central government and the law which is made by the state government, law made by the central government will prevail, वो प्रिवेल करेगा. तो ये बस ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक सुप्रीम पावर आ गई कि अगर उन्होंने उस चीज़ पे लॉ बना लिया तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के लॉ की कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं बचती है. तो ये भी एक तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फेडरल फीचर था हमारा, उसे हम यूनिटरी में कन्वर्ट कर देते हैं इमरजेंसी के समय. The law made by Parliament on the state subjects during a national emergency becomes inoperative 6 months after the emergency has ceased to operate. तो ये जो भी लॉ स्टेट सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने बनाया था, ये सिर्फ 6 महीने तक ही रहता है आफ्टर सेसेशन ऑफ इमरजेंसी. Notably, while a proclamation of national emergency is in operation, the President can issue ordinance on the state subjects also if the Parliament is not in session. अगर Parliament session में नहीं है तो President के पास पावर होते हैं कि President ordinance declare कर सकते हैं. नेशनल इमरजेंसी के केस में President के पास ये पावर आ जाती है कि President स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी ordinance declare कर सकते हैं. Further, the Parliament can confer powers and impose duties upon the centre or its officers and authorities in respect of matters outside the union list in order to carry out the law made by it under its extended jurisdiction as a result of proclamation of national emergency. तो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये भी पावर आ जाती है कि वो पावर या ड्यूटीज़ कन्फर कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या अपने अंडर के जो भी ऑर्गन्स है उनके ऊपर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर जो कि आउटसाइड द यूनियन लिस्ट है उन पे भी. The 42nd Amendment Act 1976 provided that there are two consequences mentioned above extends not only to a state where the emergency is in operation but also to any other state. अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे ये पूछा जाएगा कि ये जो अमेंडमेंट आया है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर है, तो इसे आंसर करने के लिए एक चीज़ हमें माइंड पे रखनी है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, ये एक्ट इसलिए लाया गया था कि नेशनल इमरजेंसी के जो फ्लॉज हैं और ऐसे फ्लॉज हैं जिसके कारण उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, उन फ्लॉज पे काम किया जा सके, उन फ्लॉज को किस तरीके से ठीक किया जा सके. तो जिस भी क्वेश्चन में ऐसा दिखता है कि जहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये दिक्कत थी इमरजेंसी के अंदर जिसे ठीक की गई, तो हम 44th अमेंडमेंट एक्ट चूज़ करेंगे. पर जहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं जो मतलब ठीक है ऐड कर दिए गए, इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, जैसे हम ये वाला पढ़ रहे हैं कि द टू कॉन्सिक्वेंसेस जो कि नेशनल इमरजेंसी से होते हैं, जो हमने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पढ़े, दे एक्सटेंड नॉट ओनली टू स्टेट वेयर द इमरजेंसी इज़ इन ऑपरेशन बट ऑल्सो टू एनी अदर स्टेट. तो ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट
नेक्स्ट कमिंग टू फाइनेंशियल, कि फाइनेंशियल मैटर्स पे क्या होता है व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन. तो व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट वो किस तरीके से होगा. पर जब नेशनल इमरजेंसी कंट्री पे होती है, डिक्लेयर्ड होती है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट के पास एक पावर आ जाती है कि वो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे चेंजेस लेकर आ सकते हैं. This means that President can either reduce or cancel the transfer of finances from the center to the state. Such modification continues till the end of financial year in which the emergency ceases to operate. Also, every such order of the President has to be laid before both the houses of Parliament. तो ये कहता है कि इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि जो भी ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंसेस सेंट्रल स्टेट को करती है इसे या तो इंक्रीज़ कर सकते हैं या तो रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट ये कहता है कि ये जो मॉडिफिकेशन प्रेसिडेंट करेंगे ये जैसे हमने पहले बाकी लॉस के केसेस में देखा कि 6 महीने तक रहता है आफ्टर द सेसेशन ऑफ इमरजेंसी, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर तक रहेगा जब भी वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है. पर एक प्रोविज़न और यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि प्रेसिडेंट को ये जो भी मॉडिफिकेशन वो कर रहे हैं ये दोनों हाउसेस के सामने रखना पड़ेगा, उनसे अप्रूव कराना पड़ेगा. आफ्टर दैट ओनली प्रेसिडेंट ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं.